तो कैसे हैं आप लोग प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्लास 9th प्रश्नावली 1.2। ठीक है मेरे भाई, यहाँ देखिए क्या बोला है, नीचे दिए क्वेश्चन नंबर 1 है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, ठीक है ना, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक है, यहाँ देखिए नंबर 1 में लिखा है, नंबर 1 में क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, यहाँ देखिए, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है मेरे भाई। याद देखिए, प्रत्येक अपरिमेय संख्या, कौन अपरिमेय, प्रत्येक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या जो होता है मेरे भाई वो क्या होता है, √2, √3, पाई, √6, ये सारा संख्या। ठीक है ना, तो क्या ये एक वास्तविक संख्या होती है? हाँ मेरे भाई, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या के समूह में पाई जाती है। यहाँ पर लिखेंगे सत्य है, ये क्या है मेरे भाई, सत्य है, सत्य क्योंकि प्रत्येक अपरिमेय संख्या, प्रत्येक क्योंकि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्याओं के समूह में पाई जाती है। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर लिख दिए हैं सत्य क्योंकि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या के समूह में पाई जाती है। हम लोग जानते हैं कि वास्तविक संख्या के समूह में, ठीक है ना, वास्तविक संख्या का जो वो ग्रुप होता है ना, उसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्या पाई जाती है। तो क्या पूछा, अपरिमेय संख्या होती है वास्तविक संख्या के समूह में? तो होती है। ठीक है, तो आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहाँ m क्या है मेरे भाई, एक प्राकृत संख्या है। तो सबसे पहले एक संख्या रेखा खींचेंगे। ठीक है ना, ये हो गया संख्या रेखा। ठीक है मेरे भाई, ये संख्या रेखा हो गया, बीच में ये हो गया मेरा 0, क्या हो गया मेरे भाई, 0, और इधर आएगा 1 2 3, ये कहाँ तक जाएगा मेरे भाई, इन्फिनिटी तक जाएगा, प्लस इन्फिनिटी तक। इधर आएगा -1 -2 -3, ये इधर माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। ये इन्फिनिटी, इसको क्या पढ़ते हैं मेरे भाई, इन्फिनिटी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, इन्फिनिटी पढ़ते हैं। ठीक है, इन्फिनिटी का मतलब होता है कि ये पॉजिटिव साइड यानी धनात्मक की ओर इतना जाएगा, इतना संख्या ये बढ़ते जाएगा धनात्मक की ओर कि इसका कोई अंत ही नहीं है कि ये कहाँ पर इसका अंत होगा। ठीक है ना, कोई अंत ही उसका नहीं है, ये कहाँ पर जाकर रुकेगा। ठीक है ना, और ये निगेटिव की ओर यानी माइनस की ओर इतना घटते जाएगा, इसका कोई अंत ही नहीं है कि ये कितना छोटा संख्या है। ठीक है ना, वैसे इसके बारे में विशेष चर्चा हम लोग क्लास 11th में करेंगे। विशेष चर्चा कहाँ पर करेंगे, इन्फिनिटी के बारे में क्लास 11th में पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो चलिए हम यहाँ क्या बोल रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहाँ m एक क्या है मेरे भाई, प्राकृत संख्या। तो हम लोग जानते हैं ना प्राकृत संख्या क्या होता है, 1 2 3 4, ये सब क्या है, प्राकृत संख्या का समूह है। ठीक है ना, लेकिन इसमें क्या होता है, प्राकृत संख्या 1 से तो स्टार्ट होता जरूर है। ठीक है ना, लेकिन ये सभी संख्या है, प्राकृत की सभी संख्या क्या होता है, प्लस वाला होता है। ठीक है ना, यानी पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। ठीक है ना, तो यहाँ देखिए, तो यहाँ बोला है क्या, m एक प्राकृत संख्या है, m एक तो प्राकृत संख्या है। बताइए क्या ये सभी संख्याएं √m के रूप का हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें ये सारा का सारा संख्या क्या है, निगेटिव है, ये प्राकृत संख्या नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे असत्य। क्या लिख देंगे मेरे भाई, असत्य, असत्य क्योंकि संख्या रेखा पर संख्या
रेखा पर सभी संख्याएं प्राकृत नहीं होती है, प्राकृत नहीं होती है। सभी संख्याएं प्राकृत होती है संख्या रेखा पर? नहीं, ये वाला तो प्राकृत है लेकिन इधर प्राकृत नहीं है, ये नेगेटिव में है, ठीक है ना। नहीं होती है, नहीं होती है, इसलिए संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का नहीं होता है, नहीं होता है। ठीक है मेरे भाई, ये हो गया मेरा क्लियरली आंसर। ठीक है, तो एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 आ गया है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। वास्तविक संख्या पहले समझो मेरे भाई, वास्तविक संख्या होता क्या है। वास्तविक संख्या वो होता है, वास्तविक संख्या, चलिए हिंदी मीडियम में लिखते हैं। वास्तविक संख्या क्या होता है कि वास्तविक संख्या में हम लोग जानते हैं परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय। वास्तविक संख्या के समूह में ये परिमेय भी पाई जाती है और अपरिमेय भी पाई जाती है। ठीक है ना, इसलिए वास्तविक संख्या क्या बोला है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या जो मेरे भाई परिमेय भी होता है और अपरिमेय भी होता है, सिर्फ अपरिमेय संख्या नहीं होता है। प्रत्येक ये जो वास्तविक संख्या है ना भाई, इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, √2 लिख सकते हैं, √3 लिख सकते हैं, √4 लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं, 3/4 लिख सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, ऐसा बहुत सारी संख्याएं लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो वास्तविक संख्या, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, ये पूछ रहा है। प्रत्येक वास्तविक संख्या हम लोग क्या देख रहे हैं, वास्तविक संख्या में √2, √3, √4 यानी कि अपरिमेय भी आ रहा है और परिमेय भी आ रहा है। इसलिए प्रत्येक वास्तविक संख्या जो है ये सब, प्रत्येक वास्तविक संख्या सिर्फ अपरिमेय संख्या नहीं होता है, परिमेय भी होती है। इसलिए प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होती है, क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या के समूह में क्या आ रहा है, पर अपरिमेय और परिमेय दोनों आ रहा है। इसलिए प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय सिर्फ नहीं होती है, सिर्फ अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती वास्तविक संख्या। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्व में हम लोग, आंसर क्या हो गया ये मेरे भाई, असत्य। क्या हो गया, असत्य। क्योंकि इसको मिटाएंगे मेरे भाई। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्याओं के समूह में परिमेय संख्या भी पाई जाती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या के समूह में परिमेय संख्या भी पाई जाती है। ठीक है मेरे भाई, ये हो गया मेरा आंसर। चलिए एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए
उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। पहले हम लोग देखेंगे मेरे भाई क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। जैसे हम लोग लेते हैं 3, यदि इसका वर्गमूल निकालते हैं मेरे भाई ये तो अपरिमेय ही होगा। ये क्या होगा मेरे भाई? अपरिमेय ही होगा। जैसे हम लोग लेते हैं √6, ये क्या होगा मेरे भाई? ये भी अपरिमेय ही होगा, ठीक है ना। तो क्या सभी के सभी धनात्मक पूर्णांक जैसे 3, 6, 7, 8, 9, 10, 16 ले लिए, 4 ले लिए, क्या ये सभी के सभी अपरिमेय ही होगा? जैसे हम लोग लेते हैं √4, 4 का वर्गमूल, क्या ये अपरिमेय ही होगा? नहीं, 4 का वर्गमूल होता है मेरे भाई 2। ये क्या है? परिमेय है। ये क्या है मेरे भाई? परिमेय है। जैसे हम लोग ले लेते हैं √16, ये 16 जो एक धनात्मक संख्या क्या है, इसका वर्गमूल जो हम लोग निकालेंगे वो क्या होगा? 4 होगा। 4 क्या है? एक परिमेय है मेरे भाई। 4 क्या है? एक परिमेय है। तो सभी धनात्मक संख्याओं का वर्गमूल क्या अपरिमेय ही हो रहा है? नहीं, ये अपरिमेय हो रहा है, अपरिमेय हो रहा है, लेकिन परिमेय भी हो रहा है। सभी धनात्मक संख्याओं का वर्गमूल अपरिमेय नहीं होता है, परिमेय भी होता है, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर सॉल्व में? बोला है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो लिखेंगे नहीं। क्या लिखेंगे मेरे भाई? नहीं। तो बोला है यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय है। तो परिमेय का एक वर्गमूल बताइए। जैसे ये √4 क्या है? परिमेय है। जैसे हम लोग लिख सकते हैं √4 एक परिमेय है। हो गया आंसर। एक के उदाहरण देना है, ठीक है ना। तो हाँ मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या करता है, एक बार इसको हम लोग प्यार से समझेंगे, ठीक है ना, बढ़िया से समझेंगे, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अच्छा आप लोग पहले हमको एक चीज़ बताइए, यदि ये एक वृत्त है, यदि ये क्या है भाई मेरा? वृत्त है, और वृत्त में ये एक केंद्र है। वृत्त का ये क्या है? ओ मान लीजिए इसका नाम है। वृत्त का ये एक केंद्र है। तो बताइए वृत्त की जो ये वृत्त के केंद्र से परिधि, ये परिधि है पूरा, वृत्त की चारों ओर की लंबाई के योग को क्या बोलते हैं हम लोग? परिधि बोलते हैं। तो वृत्त के केंद्र और परिधि के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं मेरे भाई? त्रिज्या बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में रेडियस बोलते हैं। इसको R से डिनोट किया जाता है, ठीक है ना। तो हम लोग जानते हैं एक वृत्त की सभी त्रिज्याएं बराबर होती है। इसमें कितनों भी त्रिज्या होगा मेरे भाई, ये सब का सब क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। इस चीज़ को हम लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं? जानते हैं। एक वृत्त की सभी त्रिज्याएं बराबर होती है और एक वृत्त में अनेकों त्रिज्याएं होती है, ठीक है ना। इस चीज़ को ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए इस कंसेप्ट को समझ गए मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कहता है दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को, किसको? √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है? निरूपित किया जा सकता है मतलब मेरे भाई दिखाया जा सकता है। पहले एक तो संख्या रेखा बनाएंगे। क्या बनाएंगे मेरे भाई? संख्या रेखा बनाएंगे, ठीक है ना। तो संख्या रेखा चलिए बना लेते हैं। यहाँ पर ये बन गया संख्या रेखा, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा उधर हटाकर बनाएंगे, इधर सॉल्यूशन कर देंगे। चलिए यहाँ देखिए ये बन गया मेरा संख्या रेखा, ठीक है मेरे भाई। ये क्या हो गया? संख्या रेखा। ये बीच में पॉइंट्स आ गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ले लिए 0। इधर क्या होता है? सब नंबर्स निगेटिव होता है। इधर सभी नंबर्स क्या होता है मेरे भाई? निगेटिव्स होता है। जैसे यहाँ पर लिख लिए -1, -2, -3, ठीक है। और यहाँ क्या आएगा? ये -∞ तक जाएगा, ठीक है। ये कहाँ तक जाएगा मेरे भाई? -∞ तक, ठीक है। और ये हो गया 1, 2, 3, 4, ये कहाँ तक जाएगा मेरे भाई? +∞ तक जाएगा, ठीक है। ये कहाँ तक जाएगा मेरे भाई? इसको चाहेंगे तो हम बढ़ा भी सकते हैं। कहाँ तक बढ़ा सकते हैं? +∞ तक, ठीक है ना। इसका कोई अंत नहीं है, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पर हम लोग ध्यान से देखेंगे क्या बोला है। दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को हम लोग क्या दिखा सकते हैं, इस पर किस प्रकार दिखा सकते हैं, ये पूछा है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं मेरे भाई कि √5, ये जो √5 है इसका वर्गमूल होता है 2.21 लिख सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो √5 का वैल्यू होता है 2.21 समथिंग, ठीक है ना। 2 पॉइंट समथिंग हम लोग बोल सकते हैं, 2 पॉइंट, बाकी अन्य सारे क्या होगा? संख्याएं हो सकती है, ठीक है। लेकिन ये लगभग किसके बराबर है? 2 के बराबर है। किसके बराबर है मेरे भाई? 2 के बराबर। तो हमको बताइए कि ये जो यहाँ 0 से स्टार्ट हुआ है कहाँ तक जाएगा? 2 तक। कहाँ तक जाएगा मेरे भाई? 2 तक। यानी कि यहाँ से लेकर
2 के बीच की दूरी, यहाँ देखिए 0 से 2 के बीच की दूरी कितना है, 2 यूनिट्स है, यानी कि 2 इकाई है, ठीक है ना। और हम लोग जानते हैं 0 से 1 तक के बीच की दूरी 1 है, 1 से 2 तक के बीच की दूरी 1 है, सबके बीच की दूरी कितना कितना है मेरे भाई, 1 यूनिट है, ठीक है ना। तो इसको ध्यान में रखना है, सभी संख्याओं के बीच की दूरी कितना है, 1 यूनिट है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 0 से 1 गए, 1 से 2 गए, क्योंकि √5 का वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे हम लोग, ये 1 है और ये क्या है मेरे भाई, 2 है, ठीक है ना। तो 1 और 2 है, तो क्या करेंगे हम लोग, 0 से यहाँ 2 तक गए, 2 तक बोला था, √5 का वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होता है, 2 तक बोला था, 2 तक गए, क्या करेंगे, सभी के बीच की दूरी 1 यूनिट है, तो यहाँ से 1 यूनिट बिल्कुल ऊपर एकदम लंबवत 90 डिग्री का ले लेंगे, ठीक है ना, 90 डिग्री का ले लेंगे। अब बोलिए ये 90 डिग्री का कैसे लेंगे सर, और यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी जो कितना होगा, ये 2 इस बिंदु पर, इस रेखा पर स्थित है, यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी कितना होगा मेरे भाई, 1 यूनिट होगा, क्योंकि सभी संख्याओं के बीच की दूरी कितना है, 1 यूनिट्स है, ठीक है ना मेरे भाई। तो यहाँ ऊपर में भी यहाँ तक रोक दिए थे, 2 तक ये बोला था लेने, √5 का वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होता है, 2 तक लिए। अब क्या करेंगे, 1 इकाई यानी 1 यूनिट इसको ऊपर कर देंगे, ठीक है मेरे भाई, 1 यूनिट ऊपर कर देंगे, वो भी किसके मदद से, चंद्रमा की मदद से। यहाँ पर रखिएगा चंद्रमा को, तो यहाँ पर ये क्या करेगा, 90 डिग्री का, यहाँ देखिए यहाँ पर ये कटेगा, ऐसे करके ऐसे कटेगा, ठीक है ना। यहाँ पर ये कटेगा तो ये 90 डिग्री यहाँ पर छुएगा, ठीक है ना। ये कहाँ पर छुएगा मेरे भाई, 90 डिग्री यहाँ पर छुएगा, ठीक है। तब बताइए हमको या आप ऐसे भी कर सकते, यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या करेंगे, अब इस दोनों रेखा को मिला, यहाँ इस दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे, यानी कि 0 वाला पॉइंट्स और इस पॉइंट्स को मिला देंगे। इसका नाम रख लेते हैं हम लोग A और इसका नाम B रख लिए, ठीक है मेरे भाई। ये 1, ये A हो गया और ये B हो गया, ठीक है ना। तो हम लोग जानते हैं कि A और B के बीच की दूरी कितना है, 1 यूनिट्स, O और A के बीच की दूरी कितना है मेरे भाई, 2 यूनिट्स, ठीक है। तब बताइए क्या ये जो पूरा एकदम सीधा खड़ा किया है, लंबवत खड़ा किया है, तो ये क्या हो गया, 90 डिग्री का कोण यहाँ पर बना रहा है ना 90 डिग्री का कोण। तो बताइए 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं, हम लोग जानते हैं कि ये समकोण त्रिभुज OAB क्या बन गया मेरे भाई, एक समकोण त्रिभुज बन गया, ठीक है ना, ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। तो हम लोग जानते हैं कि ये जो 90 डिग्री है, इसके सामने वाले भुजा को यहाँ से यहाँ से आएगा ये यहाँ, ये सामने वाले भुजा को क्या बोलते हैं मेरे भाई, कर्ण बोलते हैं। इस भुजा का नाम क्या है मेरे भाई, कर्ण नाम है, ठीक है ना, क्या बोलते हैं मेरे भाई, कर्ण बोलते हैं। यहाँ चलेंगे कि त्रिभुज OAB में, किस त्रिभुज में चलेंगे मेरे भाई, OAB में, OAB में, इस त्रिभुज में हम लोग जानते हैं मेरे भाई कोण A बराबर कितना है, देखिए तो ध्यान से, कोण A 90 डिग्री है, कोण A 90 डिग्री है, इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, याद रखिए लंब कर्ण स्क्वायर के बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है, ठीक है मेरे भाई। याद रखिए, तो कर्ण किसको बोलते हैं, समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाले भुजा कौन है, OB, इसी को कर्ण बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया मेरे भाई, OB का स्क्वायर, कर्ण को क्या लिख देंगे, OB का स्क्वायर। और लंब कौन होता है मेरे भाई, खड़ा वाला को लंब बोलते हैं, तो खड़ा कौन है, AB, खड़ा कौन है मेरे भाई, AB, तो यहाँ पर हो जाएगा AB का स्क्वायर। और ये जो पड़ा वाला है ना, इसको बोलते हैं आधार, आधार कौन है, OA, आधार कौन है मेरे भाई, OA का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ बोलिए तो OB का कुछ वैल्यू दिया हुआ है क्या, नहीं, OB खाली है, O से लेकर B तक क्या है मेरे भाई, निकालना है, ये खाली है। AB का मान देखिए, A से B तक कितना है, 1 यूनिट्स है, कितना यूनिट्स है, 1 यूनिट्स है, ठीक है मेरे भाई। और OA, O से लेकर A तक देखिए तो 2 यूनिट्स है, कितना है मेरे भाई, 2 यूनिट्स है, ठीक है ना। यहाँ तब बोलिए तो OB का स्क्वायर, OB का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 + 4, या इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, OB बराबर हम लोग लिख सकते हैं √5,
1 और 4 5 हो गया। वो भी बराबर कितना हो गया मेरे भाई √5। वो भी बराबर कितना हो गया मेरे भाई √5। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर एक पॉइंट्स रखेंगे प्रकाल को, और रख करके यहाँ से ऐसे करके इसमें एक वृत्त बना देंगे। एक वृत्त क्या कर देंगे भाई मेरे, एक वृत्त यहाँ से ऐसे करके ऐसे बनाएंगे तो इस संख्या रेखा पर काटेगा पॉजिटिव की ओर। ठीक है ना, ऐसे पूरा एक वृत्त बना दीजिए। ठीक है ना, पूरा एक वृत्त बनाइएगा तो यहाँ जो पॉजिटिव की ओर काटेगा, यहाँ से लेकर ऐसे कुछ काटेगा यहाँ पर। ठीक है ना, वृत्त बनाइएगा तो क्या करेगा मेरे भाई, यहाँ पर से लेकर ऐसे ऐसे करके कुछ इसको इस तरह से काटेगा। ठीक है ना, तो जिस बिंदु पर काटेगा वही मेरा बिंदु क्या हो गया मेरे भाई √5 हो गया। अब बोलिए कैसे, तो यहाँ से ओ से देखिए बी तक, ओ से बी तक, ओ से यदि बी तक देखा जाए, यदि मेरे भाई ओ से यहाँ बी तक देखा जाए तो कितना है मेरे भाई, ओ से बी तक √5 है। ओ से बी तक मेरे भाई कितना दूरी है, √5 है। तो यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या ले लिए, वृत्त एक तो यहाँ त्रिज्या लेकर क्या कर देंगे, एक तो वृत्त ऐसे खींच देंगे। जैसे ही वृत्त हम लोग वृत्त की रचना करेंगे तो ये मेरा त्रिज्या होगा, और यहाँ भी जो काटेगा ऐसे तो ये भी त्रिज्या होगा, ऐसे भी इधर भी आएगा तो इधर भी सब क्या हो जाएगा, त्रिज्या। तो एक वृत्त में हम लोग जानते हैं सभी त्रिज्याएं बराबर होती है, तो ये √5 है, तो ये भी यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा मेरे भाई √5 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई √5 हो जाएगा। ठीक है ना, तो √5 यहाँ ऐसे दर्शा देंगे हम लोग। ठीक है ना, ये प्रकाल की मदद से करेंगे। कैसे करेंगे, डिवाइडर होता है ना, प्रकाल की मदद से ऐसे इसको मिला देंगे। ठीक है ना, एक वृत्त बना देंगे। तो चलिए वो भी आ गया है √5 को यहाँ संख्या रेखा पर दर्शा दिया। ठीक है मेरे भाई, चलिए एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ मेरे भाई, तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, इस चीज़ को समझेंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 3 लास्ट है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन नंबर 4 दिया है सिर्फ समझने के लिए। ठीक है मेरे भाई, तो सबसे पहले आप लोग बताइए हमको। ठीक है ना, हमको ये बताइए क्या आप लोगों को किसी भी संख्या चाहे वो अपरिमेय हो या परिमेय हो, उसका क्या आप लोगों को किसी भी संख्या का बताइए, जैसे √2 एक अपरिमेय संख्या, क्या इसका आप लोगों को वर्गमूल निकालने आता है, √3 का वर्गमूल निकालने आता है, हाँ √4 का तो वर्गमूल निकालने आता ही होगा। ये तो बहुत ही आसान है, क्योंकि परिमेय संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं हम लोग आसानी से, ये परिमेय ही है। √4 का वर्गमूल तो आता है। क्या ये सब का वर्गमूल आपको निकालने आता है, √5 पूछ दे क्या इसका वर्गमूल निकालने आता है, √6 पूछ दे क्या इसका वर्गमूल निकालने आता है। अगर नहीं आता है तो आप लोग कमेंट्स कीजिए कि नहीं आता है सर, तब हम जो है कि आप लोगों को बताएंगे। वर्गमूल निकालने के लिए यानी स्क्वायर रूट निकालने के लिए ये एक अलग से एक वीडियो ही बना देंगे। ठीक है ना, एक वीडियो ही बना देंगे जिसमें ट्रिक के साथ वर्गमूल निकालने के लिए भी सिखा देंगे। ठीक है ना, और बहुत अच्छा से आप लोग समझ भी पाएंगे। ठीक है, तो एक बार आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा और समझिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। ठीक है, चलो मेरे भाई देखो तो यहाँ पर देखो भाई क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इसमें सिर्फ ये बोलना है, ये समझाना है। ठीक है ना, कि √2 हो गया, √3 हो गया, √4 हो गया, इसको बताइए कि संख्या रेखा पर, ये जो संख्या रेखा है ये क्या है मेरे भाई, संख्या रेखा है। बताइए कि इस संख्या रेखा पर इसको किस प्रकार हम लोग दिखा सकते हैं। तो ये 0 हो गया, ये -1, ये -2, ये क्या हो गया मेरे भाई 1 2 3। ठीक है ना, ये एक संख्या रेखा है। बताइए इसमें कैसे हम लोग √2, √3, √4 को दर्शा सकते हैं। ठीक है ना, कैसे दिखा सकते हैं, कैसे निरूपित कर सकते हैं। हम लोग जानते हैं मेरे भाई √2 का वैल्यू क्या होता है, √2 का वैल्यू मेरे भाई 1.21। ये क्या होता है मेरे भाई, लगभग में होता है 1.2131। ठीक है ना, बहुत सारा मैथमेटिशियन ने, सभी मैथमेटिशियन ने अलग अलग अपना अपना वैल्यू दिया। √2 का वैल्यू कोई दिया है 1.21, 1.31। सब मैथमेटिशियन ने अपना अलग अलग विधि से अलग अलग वैल्यू दिया है इसका। और इसका वैल्यू तो हम लोग जानते हैं ये किस में आता है मेरे भाई, लगभग में आता है। किस में आता है, लगभग में आता है। ये फिक्स वैल्यू नहीं है, ये फिक्स वैल्यू √2 का फिक्स वैल्यू ये नहीं है, ये लगभग में आता है कि लगभग ये 1 के बराबर है। ठीक है ना, 1.21 में इसका मतलब ये लगभग ये किसके बराबर है, 1 के बराबर है। √2 का वैल्यू लगभग किसके बराबर है, 1 के बराबर है। 21 है, 1.21 है लगभग में। ठीक है ना,
लगभग ये 1 को ही छू रहा है, ठीक है ना, 1 से कुछ ज़्यादा है, ठीक है। तो हम लोग 1 मान लेंगे इसका वैल्यू मेरे भाई, कितना मान लेंगे 1, यहाँ पर 1 है, 1 मान लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर बताइए √2 का वैल्यू क्या था, 1 पॉइंट समथिंग, ठीक है ना, लगभग। तो 1 पॉइंट समथिंग मतलब क्या, यहाँ से 0 से आएंगे कहाँ तक मेरे भाई, 1 तक आएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ तक आ गए और यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग 1 यूनिट्स ऊपर लेंगे, 1 यूनिट क्या करेंगे, इसको ऊपर कर देंगे। सभी के बीच की दूरी कितना है मेरे भाई, 1 यूनिट्स है। तो यहाँ पर आकर इसका √2 का वैल्यू था 1 पॉइंट समथिंग, तो यहाँ पर आकर रुक गए 1 पर और क्या कर दिया मेरे भाई, इसको हम लोग 1 यूनिट्स ऊपर भी कर देंगे, मीटर में नहीं दिया गया, 1 यूनिट क्या कर देंगे मेरे भाई, ऊपर कर देंगे, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, इसको और इसको मिला दीजिए, इसको और इसको क्या कर देंगे मेरे भाई, मिला देंगे। अच्छा बताइए, तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से O से या 0 से 1 तक के बीच की दूरी कितना है मेरे भाई, 1 यूनिट ही है। कितना है मेरे भाई, 1 यूनिट। सभी के बीच की दूरी कितना है मेरे भाई, 1 यूनिट है, ठीक है ना। तो इसका नाम ले लीजिए A, इसका नाम B, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पर बताइए, तो चूँकि त्रिभुज किस में चलेंगे, OAB में कोण A बराबर क्या हो गया मेरे भाई, 90 डिग्री, ठीक है ना। तो 90 बनाएंगे कैसे, अगर आप लोग प्रकाल से बनाना चाहते हैं तो इस पे रखिए और ऐसे इसको काट दीजिए, ठीक है, और फिर यहाँ 0 पर रखिए और इसको ऐसे कटा दीजिए, तो बिल्कुल ये 90 डिग्री का कोण बना देगा, ठीक है मेरे भाई, समझे। वैसे हम लोग स्ट्रक्चर जब पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर बनाने के लिए सीखेंगे उसमें, ठीक है। त्रिभुज OAB में कोण A बराबर 90 डिग्री है, इसलिए बाय PGT तो आप लोग जानते ही हैं, PGT का मतलब होता है पाइथागोरस थ्योरम यानी पाइथागोरस प्रमेय से। बोलिए तो क्या हो जाएगा, OA दिया है, AB दिया है, OB निकालना है। क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है मेरे भाई, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है मेरे भाई। इसमें बताइए 90 डिग्री के सामने वाले भुजक कर्ण कहते हैं, कर्ण कौन है, OB, यानी कि OB का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। लंब कौन है इसमें मेरे भाई, जो खड़ा वाला रहेगा, खड़ा वाला को लंब बोलते हैं। खड़ा कौन है, AB है, AB बोलिए तो क्या है, AB, चलिए AB का स्क्वायर प्लस आधार कौन है, जो पड़ा वाला रहेगा उसको आधार बोलेंगे। पड़ा कौन है, OA का स्क्वायर, ठीक है मेरे भाई। यहाँ बोलिए तो OB तो निकालना है, OB का स्क्वायर बराबर AB का मान क्या है, AB का मान 1 यूनिट है, तो यहाँ पर दे देंगे 1 का स्क्वायर प्लस OA का मान क्या है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर। चलिए यहाँ पर देखिए, तो OB का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1 होता है और फिर 1 का स्क्वायर 1 होता है। चलिए डायरेक्ट बोलिए, OB बराबर कितना हो गया, OB बराबर √2 हो गया। ये 1 1 2 हो गया और स्क्वायर दूसरे साइड जाएगा तो रूट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो OB कितना निकला मेरे भाई, √2। ये जो OB निकला है मेरे भाई कितना निकला है, √2, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पर से यहाँ देखिए, यहाँ पर से क्या करेंगे, एक वृत्त ऐसे बना देंगे, ठीक है ना, एक वृत्त ऐसे बना देंगे, ठीक है। जैसे एक वृत्त ऐसे बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, वृत्त का ये केंद्र हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, त्रिज्या। तब ये जो त्रिज्या होगा मेरे भाई, ठीक है ना, एक ये त्रिज्या हो गया, दूसरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये त्रिज्या हो जाएगा, ठीक है ना, और इधर भी हो सकता है, बहुत सारा त्रिज्या होगा, ठीक है ना। तो एक वृत्त में हम लोग जानते हैं, ये जैसे वृत्त बनेगा, यहाँ पर जो एक ये रेखा बनेगा, यहाँ से यहाँ तक वृत्त के केंद्र से ये परिधि के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं हम लोग, त्रिज्या। तब ये जो आएगा मेरे भाई, यहाँ पर ये बिंदु, ये क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। बस यही हो गया। अब हमको बोलेगा, यहाँ पर देखिए कि √3 को कैसे दर्शा सकते हैं। देखो मेरे भाई, ये जो लंब है, लंब पर ही ऐसे एक लंब को खींच दीजिए 1 यूनिट लेकर। कितना यूनिट लेकर मेरे भाई, 1 यूनिट लेकर। फिर यहाँ देखिए, फिर क्या करेंगे, और इसको मिला देंगे, ठीक है मेरे भाई। C इसका नाम रख दिए। क्या कर दिया हम लोग, O से C को मिला दिए, तो ये कर्ण हो गया। फिर क्या करेंगे मेरे भाई, 1 यूनिट और ले लीजिए, ठीक है ना। तब क्या निकल जाएगा मेरे भाई, यहाँ देखिए, ये तो √2 निकला है, ठीक है ना, ये √2 निकला है। जब ये 90 डिग्री हो गया तो इसके सामने वाला भुजा ये कर्ण हो गया, ये क्या हो जाएगा तब मेरे भाई, √3 होगा, ठीक है ना।
फिर यहाँ पर एक 90 डिग्री खड़ा कर दिया, फिर इसको मिला दीजिए, ये डी हो गया। अब क्या ये √4 हो जाएगा मेरे भाई, ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, √4 हो जाएगा, ठीक है ना। √4 यानी कि इसका वैल्यू 2 हो जाएगा, ठीक है। वो निकालने के लिए कैसे हम लोग सीखेंगे, जैसे ये क्या हो गया मेरे भाई, इसके लिए तो ये कर्ण हो गया और इसके लिए ये कर्ण हो गया, ठीक है ना। तो ये मेरा कितना दिया है, √2 दिया, और ये 1, तो 1 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर क्या था, √3, तो ये √3 निकल जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही करके डायरेक्ट हम लोग बना लेंगे। तो ठीक है मेरे भाई, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।